हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि 26 अगस्त को जो हमारा टेस्ट हुआ था अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का, तो आज हम उसका मॉक टेस्ट हमारा 1 था, उस मॉक टेस्ट 1 का हम आज सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, हमारे 25 क्वेश्चन थे, उसको आज डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था तो उस टेस्ट में कौन बच्चे जो टॉप 5 हैं, कौन टॉपर है। तो हम यहाँ पर पहले टॉपर बच्चों की लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम जो 25 क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपको पता है कि हम टाइम टू टाइम आपका जो मॉक टेस्ट है उसको भी करा रहे हैं। तो अभी हमने फिजिक्स का कराया, उसके बाद जो मैथमेटिक्स है उसका भी कराएंगे। साथ के साथ हम जितने भी फर्स्ट ईयर के जितनी भी ब्रांचेस हैं फर्स्ट ईयर की, तो उन सब के हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। साथ के साथ हम सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के भी करा रहे हैं। हालांकि फाइनल ईयर के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, पर अब हमारा मेन कंसंट्रेशन होगा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारे 5 टॉपर्स थे वो कौन कौन थे। फ्रेंड्स, ये रहा आपका वीडियो सोल्यूशन जो आपका मॉक टेस्ट 1 था उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी माध्यम में विक्षेप, जो आपका विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, उसके संचरण को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका डिस्टर्बेंस है, जो संचरण है डिस्टर्बेंस का किसी भी माध्यम में, तो उसको हम बोलते हैं तरंग। तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साउंड की चाल किस में सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो साउंड है उसकी चाल होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाले का। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ध्वनि तरंगे। तो आपको पता है ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? तो ध्वनि तरंगे आपकी क्या होती हैं फ्रेंड्स? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसमें कंपन करने के जो कण होते हैं, मतलब जो आपका माध्यम है, माध्यम जो कंपन कर रहा है उसकी सेम दिशा में हमारे जो कण हैं वो कंपन करेंगे। मीन्स अगर हम इस स्प्रिंग की बात करें तो अगर स्प्रिंग की हम बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा? कंपन करेगा। फ्रेंड्स, जब ये कंपन करेगा तो जो आपके कण हैं वो भी क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में ही कंपन करेंगे या मूव करेंगे। तो जो कंपन करने की दिशा है उसी के सेम डायरेक्शन में अगर हमारे जो कण हैं, कंपन करने वाले कण हैं, उनकी डायरेक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। अगर हम बात करें अनुप्रस्थ तरंगों की, तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? तो फ्रेंड्स, अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनके कंपन करने के जो कण होते हैं वो कंपन करने की दिशा के लंबवत होते हैं। मीन्स ये है आपकी रस्सी, अगर रस्सी को आप हिला रहे हैं तो जो कण हैं वो इस डायरेक्शन में कंपन करेंगे, जबकि जो रस्सी है आपकी फ्रेंड्स वो इस डायरेक्शन में कंपन करेगी और जो कण हैं वो इस डायरेक्शन में कंपन करेंगे। तो इस डायरेक्शन में अगर कंपन करने वाले जो भी कण हैं या फिर जो मूवमेंट बन रहा है या जो वेव्स बन रही हैं, तो उन वेव्स को, उन तरंगों को हम कहते हैं फ्रेंड्स अनुप्रस्थ तरंगे। तो आई थिंक आपको अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट में देखिएगा पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग। तो जो पानी की सतह है उसके ऊपर जो उत्पन्न तरंगे हैं वो कौन सी होंगी? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब आप पत्थर मारते हैं पानी में तो उसमें इस तरह की वेव्स बनती हैं। किस तरह की वेव्स बनती हैं? इस तरह की वेव्स बनती हैं। तो जो वेव्स है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कंपन है, मतलब जो आपकी वेव्स है वो इधर मूव कर रही है, पर जो आपके कंपन करने के कण हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जब कंपन करते हैं तो वो कौन सी तरंगे बन जाती हैं? तो वो बन जाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है अनुप्रस्थ तरंग गति है। तो अनुप्रस्थ तरंग गति ऑप्शन ए आपका दिया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में आपका कहा गया है केवल सुरंग के रूप में होती है, केवल गर्त के रूप में होती है, सुरंग और गर्त दोनों के रूप में होती है। डी में कहा गया है कंप्रेशन और विरलन या फिर रिफ्रैक्शन के रूप में होती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगों में आपको पता है सुरंग और गर्त होता है। कैसे होता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर आप ये डोरी को बना रहे हो और डोरी ऐसे मूव कर रही है तो जो ऊपर वाला पृष्ठ बिंदु होता है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है इसका, मीन्स जो नीचे वाला पार्ट होता है या फिर एक बार जब ऊपर आई वेव्स तो अपवर्ड मतलब पॉजिटिव जो पीक पॉइंट है उसको हम सुरंग बोलते हैं। और जो उसका निम्न पॉइंट होता है या फिर उसका जो वीक पॉइंट है, निम्न है, तो उसको हम बोलते हैं गर्त। तो गर्त और
सुरंग के रूप में चलेगी। कौन सी किरण हमारी? अनुप्रस्थ तरंगे। अगर हम अनुदैर्घ्य तरंगे की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंगे कैसे चलेंगी? अनुदैर्घ्य तरंगे एक स्प्रिंग की फॉर्म में होती हैं फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होगा, जब आप इसको खींचोगे तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसमें, मतलब विरलन हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे। विरलन का मतलब दूर दूर हो जाएंगे। और जब आप इसको पुश करोगे अंदर की ओर तो ये कंप्रेस्ड हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन अगर अनुदैर्घ्य तरंगे बोला होता तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाता, पर यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे बोला गया। तो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हो जाएगा आपका? तो इसमें गर्त और तरंग, जो सुरंग और गर्त है वो दोनों ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, एक शांत जलाशय में कागज की नाव प्लवन कर रही है। अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी में विक्षोभ या डिस्टरबेंस उत्पन्न किया जाए तो नाव में क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो नाव क्या होगी, अपने आगे बोला गया है आगे बढ़ेगी। ऑप्शन ए में कहा गया है आगे बढ़ेगी, ऑप्शन बी में कहा गया है पीछे हटेगी, जबकि आगे भी नहीं बढ़ेगी पीछे भी नहीं हटेगी। अगर हम सी वाले की बात करें, सी में कहा गया है अपने स्थान पर आगे पीछे करती रहेगी, ये भी गलत है। जबकि डी वाले में कहें तो डी वाले में क्या है, अपने स्थान पर ऊपर नीचे करेगी। तो आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम जो हमारा अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होगा, जो कण कंपन करने के कण हैं वो ऊपर नीचे होंगे। तो नाव क्या करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी। ठीक है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अनुदैर्घ्य तरंग की रचना। ऑप्शन ए क्या है, केवल एक कंप्रेशन में होती है। बी में है केवल एक विरलन या रिफ्रैक्शन में होती है। ऑप्शन सी है आपका कंप्रेशन और विरलन दोनों में होती है। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया फ्रेंड्स कि जो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं तो वो आपकी कंप्रेशन और विरलन के दोनों के फॉर्म में होती हैं। और अगर अनुदैर्घ्य की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंगें की बात कर रहे हैं हम। अगर अनुप्रस्थ की बात करें तो अनुप्रस्थ सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं या फिर मूव करती हैं, या दोनों उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगें कहाँ उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये बात ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, तो ये सभी को पता है हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। 10 पर आ जाइए। 10 क्या है आपका? 10 में कहा गया है एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है, ध्वनि की आवृत्ति है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है जो आपका फ्रिक्वेंसी और जो आपका टाइम पीरियड है उसमें क्या रिलेशन होता है? तो टी बराबर होता है 1/f। ये होता है, आपसे पूछा गया है f पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी f बराबर 1/t। आप t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 0.01, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा? 100 हर्ट्स। तो ऑप्शन आपका 100 हर्ट्स हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है तरंग में स्थानांतरण होता है। तो तरंग में स्थानांतरण किसका होता है? तो अगर हम बात करें तरंग में, तो तरंग में ऊर्जा और संवेग दोनों का ही स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या ऐसा आंसर है, तो आपका डी सी वाला है ऑप्शन की ऊर्जा और संवेग दोनों का है। जबकि केवल ऊर्जा का नहीं होता है, केवल संवेग का भी नहीं होता है, दोनों का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है आपका है आपका कंपन वस्तु की आवृत्ति का मात्रक है। तो फ्रेंड्स कंपन वस्तु की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मात्रक तो हर्ट्ज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? एक तरंग का माध्यम, मतलब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग का नहीं बदलता है। तो तरंग का क्या नहीं बदलता है? तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। याद रखना फ्रेंड्स, क्या नहीं चेंज होता है उसका? उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर का 15 पर आए तो 15 में कहा गया है दो निरंतर सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी L है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी तरंग और किसी भी दो तरंग और दो गर्त के बीच की दूरी की बात करी जा रही है तो उसकी जो लेंथ है, दूरी अगर L है तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो हाफ हो जाएगी उसकी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन डी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 में कहा गया है तरंगें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करती हैं। तो ऑप्शन ए है आपका
ऑप्शन ए में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में कहा गया, एक सेकंड फ्रेंड्स, बी वाला, अरे एक सेकंड फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसका आंसर एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका, मैं भी इसको एक बार जस्टिफाई कर रहा हूँ फ्रेंड्स। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। ये ऑप्शन गलत है, डी वाला। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि दो सुरंग या दो गर्त के बीच की, तो पहले तो मैं आपको एक ये बना दूँ, ये है आपकी एक वेव, अब ये है आपका सुरंग और इसको कहेंगे गर्त, ठीक है। एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी जो होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, याद रखना फ्रेंड्स। आप ये कौन सी दूरी पूछ रहे हैं, ये दूरी पूछ रहे हैं दो गर्त, तो एक गर्त ये हो गया फ्रेंड्स, सॉरी सुरंग, या दो गर्त बोल लो या दो सुरंग बोलो, तो हम दो गर्त लेते हैं, एक गर्त ये हो गया 1 और दूसरा यहाँ ले लीजिए, तो फ्रेंड्स दो के बीच की यहाँ एफ हो जाएगा और यहाँ भी तो एफ होगा, और ये एल बोला जा रहा है, मतलब ये एल है ये एल है, तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2L हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2L, तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है तरंगे किसी एक स्थान से, मतलब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करती हैं, तो ऑप्शन ए में कहा गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आपका मात्रा का, तरंग धैर्य का, वेग का, ऊर्जा का। तो सबको पता है फ्रेंड्स, आपको आई थिंक इसका पता ही होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ठीक है। ऊर्जा एक जगह एक स्थान से आगे मूव करेगी ऊर्जा, फिर वो आगे ट्रैवल हो जाएगी, आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसे ही जो तरंग है वो अपनी जो ऊर्जा है उसका एक से दूसरी को क्या करेगी, वो स्थानांतरण करेगी या ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है पुरुष द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो जो मैन होते हैं उनकी बात कही जा रही है, तो इसमें इतनी नहीं है जबकि बहुत ज़्यादा होती है मैन की, ये है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैन की फ्रिक्वेंसी होती है वो लगभग होती है फ्रेंड्स आपकी 500 के करीब, 500 के करीब, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जबकि 500 यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है तरंगे किसी एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती हैं, तो राशि x है, तो राशि x क्या होगी, तो आई थिंक ऊर्जा है। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रैवल करती है तो स्थानांतरण कर रहा है किसका, उस ऊर्जा का, तो यहाँ पर x बोल दिया उसी को, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा सही हो जाएगा। तो जो x है वो आपका क्या है, ऊर्जा है एक प्रकार की। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन नंबर है, प्रकाश तरंगे होती हैं, तो प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, तो प्रकाश तरंगे आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ध्वनि तरंगों की बात करते हैं यहाँ पर, अगर जो आपकी साउंड वेव है, साउंड वेव की बात करी जाती तो साउंड वेव आपकी ये होती है अनुदैर्घ्य, और अगर लाइट वेव की बात करें तो लाइट वेव जो है वो है आपकी अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 में बोला गया है तरंग गति में कण के माध्यम विस्थापन को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है उसमें, तो उसमें आयाम कहा जाता है। अब मैं इसको भी आपको समझा दूं आयाम क्या होगा, तो ये देखिएगा, ये है आपकी एक वेव, और अगर हम इस वाले मिड पॉइंट से, मध्य पॉइंट से एक उसकी पीक वैल्यू की बात करें तो ये उसका एम्पलीट्यूड होता है आयाम, जिसको हम आयाम कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्या कहा गया है, ध्वनि तरंग का वेग महत्तम होता है, सबसे अधिक सर्वाधिक पूछा गया है कि जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं उसका जो वेग है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए 22 पर, 22 में कहा गया है अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता ये है कि इसमें अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, कंपन करने के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कंपन करने के कण हैं वो उसकी लंबवत दिशा में मूव करते हैं, तो लंबवत में देखिएगा एक में ही है लंबवत, ठीक है। अगर समांतर दिशा में उसके मूव करते या गमन करते तो उसको हम अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग गति नहीं करती है, तो किस में गति नहीं कर सकती है, तो वो हाइड्रोजन गैस में नहीं कर सकती, जबकि लोहे की छड़ में कर सकती है, ठीक है फ्रेंड। स्नेहक ऑयल में भी कर सकती है, और एक तनी हुई नायलॉन की डोरी इसमें भी कर सकती है, पर आपकी हाइड्रोजन गैस में जो अनुप्रस्थ तरंग है वो गमन नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। 24 में कहा जा रहा है अनुनाद पर हवा में स्थित कंपित वस्तु की आयाम हो जाती है, मतलब जो उसका एम्पलीट्यूड है उसको कहा जा रहा है कि उसका जो आयाम है एम्पलीट्यूड वो क्या होता है, तो अधिकतम हो जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है,
अधिकतम हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए 25 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है ध्वनि की पिच निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसे लगे ये आपको सोल्यूशन कमेंट कर दीजिएगा और आप इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अब हम इसके बाद लेकर आएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का टेस्ट नंबर 1 और उसके साथ साथ हम जो आपकी अदर सब्जेक्ट हैं उसको अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।